हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम करने जा रहे हैं अपनी जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज को। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर वन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में ना जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखो इसको जो स्थापना है ना, ये की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा ना आया हुआ एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले याद रखना आपको एनएचआरसी है ना। एनएचआरसी की फुल फॉर्म जो कि इस क्वेश्चन में ही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसी की स्थापना हुई 1993 में। ठीक है, अब एडिशनल में देख लेते हैं। जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और बेसिकली ना इसमें ना जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई। जो भी हमारे राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। ठीक है, और ये देखा जाए ना तो ये जो पेरिस प्रिंसिपल्स है ना, पेरिस प्रिंसिपल या फिर पेरिस समझौता, पेरिस सिद्धांत इसके बराबर ही है, क्योंकि पेरिस सिद्धांत में भी ना ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, इक्वल ही है। और बेसिकली इसका जो काम होता है ना, ये होता है ह्यूमन के जो राइट्स है उसको प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। अब इसका ही ना एक ना सेक्शन 2 है, सेक्शन 2D। इसमें बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो ह्यूमन के जो राइट्स है ना, और कौन कौन से राइट्स, जैसे कि राइट्स जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है वो वाले राइट्स। अब लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो राइट्स हैं इसके अंडर में, जैसे कि लिबर्टी हो गई, स्वतंत्रता हो गई, इक्वालिटी समानता हो गई, डिग्निटी मतलब कि उसकी जो मान मर्यादा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना गारंटेड बाय है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देखो यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, इस इन सब चीजों की जो गारंटी है ना संविधान के द्वारा दी गई है हमारे ह्यूमन राइट्स में, कि हमें हमें जीने का अधिकार है, हमारे पास स्वतंत्रता है, समानता है, डिग्निटी है। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अन्नमाचार्य कंपोज्ड संकीर्तन इन प्रेज ऑफ विच गॉड। देखो जो अन्नमाचार्य है ना, इन्होंने ना किसकी याद में या किसकी स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी। अब देखो ये भी एसएससी सीएचएसएल 2024 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो इन्होंने ना इसमें ना इस संकीर्ति की रचना की थी इन्होंने, किसकी याद में, तो ये जो लॉर्ड वेंकटेश्वर है ना, इनकी याद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेंकटेश्वर। अच्छा, आपने ना इन भगवान का नाम सुना होगा। बेसिकली ना ये साउथ साइड के भगवान है, जैसे वेंकटेश्वर नाम वगैरह ना जो साउथ साइड के जो भगवान होते हैं ना उनके लिए ही होता है। और लॉर्ड वेंकटेश्वर आप कह सकते हैं ये विष्णु जी का अवतार है। ठीक है, याद रखना इजी होगा, है ना। जैसे हमारे भगवान है सेम वही सारे भगवान होते हैं, थोड़े से ना बस इनके नाम डिफरेंट होते हैं। या एक भगवान के देखा जाए तो चार चार नाम होते हैं, जैसे कि हम गणेश जी बोलते हैं तो इनको साउथ साइड में मुरुगन बोला जाता है ना। और कार्तिकेय हैं, ये सारी चीजें मतलब कि भगवान एक ही है, उनके बस रूप अलग है और उनके नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु जी का ही रूप है। अब देखो यहाँ पे एडिशनल में देख लेते हैं। जो अन्नमचार्य है ना वो एक तेलुगु म्यूजिशियन है। मैंने बताया ना आपको भी कि ये तेलुगु साइड, साउथ साइड के ही जो साउथ साइड की लोग हैं उनके उनके नाम थोड़े ऐसे होते हैं, वहाँ पे भगवान के नाम भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तो अन्नमचार्य एक तेलुगु म्यूजिशियन कंपोजर हैं, हिंदू सेंट है। ठीक है, और एक ना श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है जो कि यहीं पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ये जो मंदिर है ये स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको ईयर ध्यान रखना है, ईयर देखते चलना है कि कब कब आए हुए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन के आने की ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, और अभी देखो आपका सीजीएल एग्जाम भी आने वाला है, तो अगर ये आप पीवाईक्यू अगर आप सही से कर लेंगे ना, तो आप बेसिकली डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जीके जीएस में। ठीक है, विच इज़ द ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमन ऑफ द
Ancient Sanskrit theatre recognized by UNESCO as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। देखो बताना है ना कि जो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है ना, हेरिटेज साइट की लिस्ट में ना एक ना एंशियंट संस्कृत थिएटर इसको ऐड किया गया है। और देखा जाए ना तो ये सर्वाइविंग स्पेसिमेन यानी कि अभी भी है, ये एक जीवंत नमूना हम ऐसा कह सकते हैं। तो अभी भी है, तो ये ऐसा क्या है जिसको कि यूनेस्को में ऐड किया गया है। हमें हिंट भी दे दिया गया है कि एंशियंट संस्कृत थिएटर है ये। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कुटियाट्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कुटियाट्टम करेक्ट आंसर है। बेसिकली केरल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कुटियाट्टम ये केरल से रिलेटेड हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ना इस वर्ड का मतलब बता दूं ताकि आपको याद रखना आसान हो जाए। ये दो वर्ड से मिलके बना है ना, कुटी और दूसरा यट्टम। ठीक है, क्योंकि वर्ड का मतलब पता होगा तो याद रखना इजी होगा। देखो कुटी का मतलब होता है कंबाइंड होना, कंबाइंड। ठीक है, और यट्टम का मतलब होता है एक्टिंग करना, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग एक्ट कर रहे हो उस चीज को, उसको ही हम कहते हैं कुटियाट्टम। ठीक है, अब देखो इट ब्लेंड्स संस्कृत क्लासेस विद द केरला लोकल ट्रेडिशन। बताया ना मैंने आपको भी कि केरला की जो लोकल केरला से बिलोंग करता है ये, और केरल के जो लोकल ट्रेडिशन के लोग हैं ना वो इसको करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें आई मूवमेंट होता है, मतलब आई को हम इस साइड से उस साइड करते हैं जिसको कि नेत्र अभिनय बोलते हैं। देखो आई मूव कर रही है तो हमारी जो आईज है वो डांस कर रही है, तो इसको नेत्र अभिनय बोलते हैं, नेता नहीं है, नेत्र है ये। और जब हम अपने हाथ वगैरह को हिला रहे हैं कुछ इस तरह से तो उसको हम हस्त अभिनय बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनली ना यहाँ पे जो इसको ना यहाँ पे जो कुट्टम पल्लम कुट्टम पल्लम है ना, यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह हैं तो वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कुटियाट्टम इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द UIDAI इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। देखो UIDAI ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी ये तीन तो नहीं है आंसर। ठीक है, अब जैसे कि आप कभी अपना आधार कार्ड देखते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक यही वर्ड लिखा होता है सेम, UIDAI है ना। तो आधार कार्ड वगैरह पे आपने ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आधार कार्ड में हम देखते हैं, और बेसिकली जो हमारा जो आधार कार्ड है ना वो UIDAI के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आधार कार्ड पे आप देखेंगे ना आपके पास एक ना 12 डिजिट का एक ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। 12 डिजिट का आपने देखा होगा ना, यहाँ पे जैसे 4 डिजिट यहाँ है, फिर 4 डिजिट यहाँ है, फिर 4 डिजिट यहाँ है। 12 डिजिट ये एक साथ नहीं लिखे होते, थोड़े से गैप में होते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिजिट जो होते हैं ना जो ये हमारी पहचान को ही बताते हैं। हमारा ये एक ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब जो भी इंडिया में रहते हैं इंडिया के लोगों के जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ये आधार कार्ड ही होता है। ठीक है, और और देखो इसको ना एज अ आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज किया जाता है। और ये इसमें जो जो भी पर्सन होता है ना उसको बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, मतलब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो ये जो आधार कार्ड को लॉन्च करने का जो प्रोग्राम है ना लाया गया है 2009 में UID के द्वारा। ठीक है, जो कि हमें एक ना यूनिक और एक वेरिएबल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी इंडिया के लोग हैं उसको ये एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे ना आप कि जो जैसे 2009 में लाया गया तो इस टाइम किसके मतलब कौन से PM के थ्रू इसको लाया गया था, तो याद रखेंगे मनमोहन सिंह के द्वारा। MS लिख दूं मैं यहाँ पे, MS। इसको लाया गया है हमारे जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ना मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, और अब तो आप देखते हैं ना कि हर चीज़ों में ना आधार कार्ड की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो एग्जाम्स वगैरह में भी आधार कार्ड को पहले प्रेफरेंस दी जा रही है ना। तो या नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो तीन स्टेटमेंट दी हुई है, तीनों में से बताना है कौन सा करेक्ट है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे।
जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है ना, यानी कि जो रेडियो का प्रसारण है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है प्रसारण। इसको इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा। तो देखो ये तो ठीक ही है, पहला जो हमारा है। तो देखो यहाँ पे पहला तो हमारा ठीक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, तीनों ही देखते हैं। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी तो बन जाता है ना कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इंडिया में कब स्टार्ट की गई या किसके द्वारा स्टार्ट की गई। तो हर एक लाइन में ना आपके लिए इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हम एक बार में देखा जाए ना तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर ही रहे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, है ना। चलो पहला तो ठीक है, दूसरे पे आते हैं। ऑल इंडिया रेडियो कैम इनटू बीइंग 1936। जो ऑल इंडिया रेडियो है ना उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1936 में। देखो यहाँ पे ऑल रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग वो स्टार्ट हुई है 1923 में, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई है। और 1976 में देखो दूसरा भी ठीक है, क्योंकि जो रेडियो की जो स्थापना है ना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में ही हुई थी, ठीक है। अब 1976 में क्या हुआ, जो टीवी है ना, टीवी वॉज डी लिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड गोट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ दूरदर्शन। देखो क्या हुआ था 1976 में ना, टीवी को ना ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंक्ड कर दिया गया था, यानी कि उसको हटा दिया गया था। यानी कि पहले ना ये जो रेडियो इसी में जुड़ा हुआ था, अब इसको हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, और इसको ना एक सेपरेट पहचान मिल गई, सेपरेट इसका चैनल बना दिया डीडी। आपने देखा होगा पुराने टाइम में हम, हाँ, टीवी पे एक चैनल आता था डीडी, दूरदर्शन, जिसपे कि समाचार वगैरह दिखाया जाता था, है ना। तो देखो ये वाला भी करेक्ट है। तो डेफिनेटली हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आ रहे हो और तीनों करेक्ट हो। देखो थ्री फर्स्ट सेकंड एंड थ्री आर करेक्ट, यही तो सही हो जाएगा। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। हमारा जो करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक मिनट में आपको बता दूं जरा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है इसको चेंज करके बाद में इसको ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया 1936 में, ठीक है। और आकाशवाणी में इसको चेंज किया गया 1957 में। देखो कितनी बार चेंजेस हुए हैं। पहले रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1923 में, फिर उस इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो बना दिया गया 1936 में, फिर 1957 में इसका नाम ही चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया, और ये इंडिया का ना नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर बन गया, ठीक है। और इस ये जो आता है ना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में, ठीक है। और जब ये स्टार्ट हुआ था ना रेडियो, AIR का मतलब यही है, ऑल इंडिया रेडियो। जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तब इसमें टोटल 23 लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम किया गया था, और इसमें टोटल 179 बोलियां थी। बोली जैसे बोली जाती है ना, बोली कहीं की जो बोली है, एक तरह की वहाँ की जो भाषा है ना, तो 179 यहाँ पे 179 यहाँ पे बोली थी, ठीक है। तो इतने लैंग्वेजेस में, इतने बोली में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन was probably grown at मेहरगढ़ फ्रॉम विच डैश। देखो SSC एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। जो कॉटन है ना उसको मेहरगढ़ में ग्रो किया गया था, प्रोबेबली मतलब कितने टाइम पहले किया गया था। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है कि कॉटन कब कितने टाइम पहले लाया गया था या कितने टाइम पहले इसको ग्रो किया गया था। तो देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, 7,000 साल पहले। तो कॉटन हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसको बहुत पहले, मतलब पहली बार जो इसको ग्रो किया गया था 7,000 साल पहले, यानी कि 7,000 साल पहले का सोचे तो कितना पीछे हमें जाना पड़ेगा, है ना। और देखो ये थोड़ा सा ना ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है, क्योंकि वहीं पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो 7,000 साल पहले ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये ना देखा जाए ना तो ये ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता का कुछ रिलेट करें यहाँ पे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है ना ये। तो इतने याद रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज ना दयाराम साहनी ने की थी, DS लिख देती हूँ, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आप सुन के आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following Harappan town was located on Khadir Bed in Run of Kutch and was divided into three parts? बताना है कि कौन सा हड़प्पन टाउन है जो कि ना रन ऑफ कच्छ के पास ना खादिर बेद पर लोकेटेड था, और इसको ना तीन पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जगह था जो रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात है ना, गुजरात के पास पास था। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में सुटका को है, और चनहुदड़ो है, सुरकोटदा है, धोलावीरा है। चनहुदड़ो तो देखो यहाँ है ही नहीं, पाकिस्तान में है ही, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। देखो करेक्ट आंसर ना हमारा होगा ये धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ये हमारा गुजरात में है, और रन ऑफ कच्छ से हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी मिल गया, तो धोलावीरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हाँ, धोलावीरा करेक्ट आंसर है। अब देखो धोलावीरा है ना जो यहाँ पे, इसको डिस्कवर किया गया था 1968 में, जो यहाँ के आर्कोलॉजिस्ट है ना जगतपति जोशी के द्वारा। ठीक है, अब देखा जाए ना तो ये फिफ्थ नंबर का लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ने पांचवे नंबर का सबसे बड़ा महानगर है। इंटरपोल इंट्रो मेट्रोपोलिस मतलब महानगर हम कह सकते हैं। ठीक है, और देखो ये 40th इंडियन साइट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट की, यानी कि ये 40वें नंबर का ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, 40वें नंबर पर ऐड किया गया था, 40वें नंबर का है। और सुरकोटडा, इसकी जो खोज हुई थी 1964 से 68 के बीच में हुई थी, जगतपति जोशी ने ही की थी इसकी भी खोज। ठीक है, इसकी देखो इसकी भी खोज, धोलावीरा की खोज भी जगतपति जोशी ने, और सुरकोटडा की भी खोज जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है, अब ये भी लोकेटेड है गुजरात में, दोनों ही गुजरात में, तो ये भी और ये भी याद रखेंगे। चनहुदड़ो, इसकी खोज की गई थी 1931 में ना NG मजूमदार के द्वारा, और ये है पाकिस्तान में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पाकिस्तान में। और सोटका कोह, इसकी जो खोज है इसको की गई थी जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा, और ये है मकरान कोस्ट, पाकिस्तान में है ये भी। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये सारा। तो आपको ना हड़प्पा सभ्यता की प्लेस और कौन से कंट्री में स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको वैसे पहले ही बता रही थी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, वही ये सारे ही हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका unnoted site of the Paleolithic period is located in which state of India? जो भीमबेटका है ना, एक ये पैलियोलिथिक पीरियड का एक साइट है, मतलब कि जो भीमबेटका है पुराना, ये जो पूरा पाषाण काल रहा है ना हमारा, उसका ही एक मतलब कह सकते हैं वहाँ का एक साइट है ये। तो ये बेसिकली इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम का पार्ट बनता है, और 2023 का क्वेश्चन है CGL का। तो भीमबेटका ना ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश, ये तो करेक्ट है। जो भीमबेटका है ना ये मध्य प्रदेश में जो विद्या रेंज है ना ये वहीं पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो इसको डिस्कवर किया गया था VS वाकांकर के द्वारा 1957 में। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड है एक स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि भीमबेटका है ना, ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आपने जैसे महाभारत में नाम सुना होगा ना भीम का, तो बेसिकली ना माना जाता है कि यहाँ पे जो भीम आए थे ना वो आए थे, और यहाँ पे वो आके बैठे थे कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए इसीलिए ना इसको भीम बेटका कहा जाने लगा, और कहीं कहीं भीम बैठका भी लिखा होता है, बैठका, है ना, कहीं कहीं भीम भीम बेटका, और कहीं कहीं भीम बैठका ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है ये। बेसिकली ये है क्या, ये गुफाएं हैं, ये कैप्स है। ठीक है, भीम यहाँ पर आए थे इसलिए भीम बेटका इसको नाम दिया गया है, और ये है आपका ये MP में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया? कौन से पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में जो ऑस्ट्रिच है ना यानी कि शुतुरमुर्ग, इसको इंडिया में पाया गया था? देखो शुतुरमुर्ग को ना इंडिया में पाया गया था पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ पूरा पाषाण काल में। जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर वो भी मुझे देख रहे हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे पूरा पाषाण काल को, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और
इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में है तो। हाँ, पैलियोलिथिक एज में पाया गया था, और यहाँ पे ना जो ऑस्ट्रिच के जो एग है ना, उसके काफ़ी सारे मतलब कि शेल्स वगैरह पाए गए थे। कहाँ पे पाए गए थे? तो इसको ना पाया गया था ये पाटने महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड। देखो एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। जो ये जेडाइट स्टोन है ना, ये कहाँ पर पाया गया था? देखो ऑप्शन में कितनी सारी चीजें दी है, कितने सारे ऑप्शन है हमारे पास। देखो, इसको पाया गया है जेडाइट स्टोन को दाऊजली हार्डिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाऊजली हार्डिंग में इसको पाया गया है जेडाइट स्टोन को। अब देखो, ये जो जेडाइट स्टोन है ना, ये एक न्योलिथिक साइट जो है ना, न्योलिथिक साइट यानी कि जो नव पाषाण साइट है ना, दीमा हसाओ असम में, वहां से इसको पाया गया है। ठीक है, और ये बेसिकली स्थित है आपका ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास, जहाँ पे चाइना और म्यांमार से रूट जिनके बीच से ना चाइना और म्यांमार का रूट जाता है, वहां पर है ये दाऊजाली हेडिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, हु कंपोज्ड तबकात ए नासिरी इन दी दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड में ना तबकात ए नासिरी की जो रचना है, कंपोज मतलब हम कह सकते हैं रचना, तो इसकी रचना किसने की थी? तबकात ए नासिरी की। देखो, तबकात ए नासिरी की रचना की थी मिनहाज ए सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, मिनहाज ए सिराज ने। यहाँ पे देखो अस लिखा हुआ है, अस नहीं है ये, मिनहाज ए सिराज, ए करके पढ़ते हैं ना ई को हम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल देख लेते हैं। तबकात ए नासिरी 1260 में इसको लिखा गया था यहाँ मिनहाज ए सिराज के द्वारा, और ये इसको लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और ही वॉज अ क्रोनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो देखो, जब सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था ना, तो उसके टाइम पे ये क्रोनिकलर थे। क्रोनिकलर हम कह सकते हैं इतिहासकार थे, है ना। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे हसन निजामी, इन्होंने लिखा था ताजुल मासीर, है ना। कौन थे ये हसन माजुली? तो देखो ब्रैकेट में सबके बारे में लिखा हुआ है। जो हसन माजुल निजामी थे ना, वो एक पर्शियन लैंग्वेज के कवि थे, और इन्होंने ही लिखा था ताजुल मासीर मासीर फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब देखो सूफी पोइट अमीर खुसरो है ना, वो कौन थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के ना दरबार के कवि थे। ठीक है, अब इन्होंने भी कुछ फेमस वर्क रहे हैं इनके, अ, अमीर खुसरो के। तो देखो, ये है तुगलकनामा इन्होंने लिखा, वास्त उल हयात इन्होंने लिखा, नूह सिफिर इन्होंने लिखा, आशिका ये इन्होंने लिखा, खामसा इन्होंने लिखा, बाकिया नाकिया ये इन्होंने लिखा, जियाउद्दीन बरानी इन्होंने लिखा। ठीक है, सॉरी, जियाउद्दीन बरानी इन्होंने लिखा था तारीख ए फिरोज शाही, और फतह ए जहानदारी लिखा था। ठीक है, अब जियाउद्दीन बरानी ये थे कौन? तो ये मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सल्तनत के। तो देखो, दिल्ली सल्तनत से तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर कौन था, या ये बुक किसने लिखी, या अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपसे ना पूछी जाती हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्लाइड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। याद नहीं रख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये हटा देती हूँ। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको याद रखने में ईजी हो। कभी आप फ़ोन उठाते हैं, अपना टैब उठाते हैं, जिससे भी आप पढ़ते हैं, एक बार उसको खोल के देख लिया, अच्छा दिल्ली सुल्तनत में इसको ये वाली पोस्ट मिली थी, इसने इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, है ना, और ये था, ये मिनहाज ये पर्शियन लैंग्वेज के पोइट थे और कवि थे, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। ये सारी चीज़ें मतलब आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Zafar Khan was a famous general of which of the following rulers of Delhi सल्तनत। जो जफर खान थे ना, दिल्ली सल्तनत में ना फेमस जनरल थे, मतलब कि सेनापति थे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में वो सेनापति तो थे, तो सेनापति किसके सेनापति थे वो? देखो, ये थे मोहम्मद बिन नहीं, ये तो नहीं, सॉरी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जफर खान।
है ना। जफर खान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ठीक है। और नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल में देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है इसमें, है ना। अब जैसे कि ये तो हमारा करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी के वो सेनापति थे, जनरल सेन। और हिजाबरुद्दीन ये जफर खान के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को ना देखो जफर खान के नाम से भी नहीं नहीं, ये गलत दे रखा, सॉरी, ये तो मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं। अब आपको यहाँ से एडिशन में क्या ऐड करना है, हिजाबरुद्दीन इनको जफर, हाँ, हिजाबरुद्दीन इनको जफर खान के नाम से जानता है, अलमास बैग उल्लुक खान के नाम से जाना जाता है, मलिक काफूर इनको इस नाम से जाना जाता है, मतलब और भी नाम से जिनको जाना जाता है वो आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, इनको जूना खान के नाम से जाना जाता है, जूना खान कह सकते हैं, जोना खान कह सकते हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ से क्या याद रखेंगे कि जो टोकन करेंसी है ना, उसको ना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, टोकन करेंसी को कब, 1930 में। ठीक है, 1930 में टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली। दिल्ली पर ना पृथ्वीराज चौहान से पहले किसने अपना अपना शासन किया था, किसने दिल्ली पर शासन किया था। देखो, पृथ्वीराज चौहान से पहले ना यहाँ पे शासन किया था अनंगपाल तोमर ने। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना हमें, ये करेक्ट हो जाएगा, अनंगपाल तोमर। एक मिनट में यहाँ पे लिख दूँ, अनंगपाल तोमर। ठीक है। अब एडिशनल में देख लेते हैं। हाँ, देखो अनंगपाल तोमर ने इस पे क्या किया था, अपना शासन किया था, और इसने दिल्ली की स्थापना की थी 1052 में। ठीक है। और ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ ये इसका पता किससे पता चला कि जो विक्रम संवत है ना 13, हाँ हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि देखो इसके बारे में पता कहाँ से चला, तो दिल्ली में ना एक जो म्यूजियम है ना दिल्ली में, वहाँ पे विक्रम संवत के इससे ना, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ। हाँ, विक्रम संवत के वहाँ पे जैसे कुछ इंस्क्रिप्शंस है ना, उससे पता चलता है कि जो दिल्ली की जो स्थापना है ना वो तोमर के द्वारा की गई है, तोमर राजवंश यानी कि अनंगपाल तोमर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी देखो, दिल्ली को पहली बार ना स्थापना जो की है अनंगपाल तोमर ने की है। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने। और पहले सुल्तान की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, दिल्ली का पहला सुल्तान। पर ये सुल्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे पहली बार में आप अनंगपाल तोमर याद करेंगे, और अगर सुल्तान पूछते हैं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, हु वॉज द ऑथर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही विच इज़ अ पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो देखो, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही के जो जो ऑथर है वो कौन थे, और ना इन्होंने दिल्ली सल्तनत में ना अ, इनका मतलब देखा जाए ना तो ये फारसी लैंग्वेज में भी इनका कुछ इतिहास वगैरह रहा है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ये हो जाएगा याहिया बिन अहमद सर हिंदी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले नेक्स्ट पे इसके इस पर आ जाते हैं। हाँ, देखो याहिया बिन अहमद सर हिंदी ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एडिशनल में याद रखेंगे अमीर खुसरो ने कुछ बुक्स को लिखा है। कौन कौन सी बुक है ये, तुगलक नामा, नूह सिफिर, खजैन उल फुतूहा। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें लिखी गई है किसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया। तो दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था जब इब्न बतूता ना दिल्ली में आया था। तो देखो दिल्ली सल्तनत का जो ये रूलर था ना, शासक था ना, वो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है ना मोहम्मद बिन तुगलक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब आया था, जब ये ये जब शासन कर रहा था तब आया था इब्न बतूता। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इब्न बतूता किस देश से बिलोंग करता था। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज इसका आंसर मुझे करिए आप। ठीक है,
अब देखो, आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो रूलर था जब दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता आया था इंडिया में, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ना ये दिल्ली का सुल्तान रहा है 1324 से 1351 के बीच में, और ये था तुगलक डायनेस्टी से, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक में नाम भी आ रहा है ना तुगलक, तो तुगलक डायनेस्टी से ये था, ठीक है। तो देखो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को खत्म कर लिया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एटलीस्ट शेयर भी कीजिए। और सबसे इन दो तीन चीज़ों के अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि याद कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।